हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एडू हब। जैसा कि नीट अप्रोच हो रहा है, नीट के डेट पास आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना जितना इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देख के स्मार्ट मेथड्स को यूज़ करके उस क्वेश्चन को डील करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, या फिर क्वेश्चंस को देख के हमें ऐसा फील होता है कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में जो कि आपको लगते हैं कि आपने ये बिल्कुल भी टच नहीं किया है, क्वेश्चन को देख के ही आप घबरा जाते हो, ऑप्शंस आप देखते ही नहीं हो। वो क्वेश्चन आपको डराने के लिए होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि किस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर सकते हो कुछ स्मार्ट मेथड्स यूज़ करके। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन सेंस आप यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एडवांस नॉलेज की ज़रूरत होती है। लेकिन आपके नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे के सारे कॉमन सेंस से मोस्टली कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आपने प्रिपेयर किया है नीट को अच्छे से, आपने अगर एनसीईआरटी को कवर करके रखा है, तो डेफिनेटली 90 में से आप 85 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे। ये डेफिनेटली आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप करोगे। तो ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियो रहेगा बायो एडू हब का, आपसे जब तक आपका नीट एग्ज़ाम हो जाता है तब तक हम डेली 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरह से मैं आपको कुछ स्मार्ट मेथड्स बताऊंगी जिससे आप बायोलॉजी के 90 में से 85 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व कर सकते हो। और आप ये स्मार्ट मेथड्स को यूज़ करके इस बार जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, और वो सॉल्व जो होगा वो करेक्ट भी होगा। ओके, आपके नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं होंगे। सो लेट्स मूव ऑन। और आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही जल्दी इनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितना फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको शो करूँगी, जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होगा, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का वे आप ढूंढ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसको स्मार्ट मेथड्स यूज़ करके सॉल्व कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 के क्वेश्चंस। ओके, लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे, सबसे रीसेंट जो है। और इसमें से 20 क्वेश्चन हम आज डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक हमारे पास आज है। देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 46 बायोलॉजी सेक्शन का, ये था आपका, What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plants? प्लांट्स में जो फ्लावरिंग फेनोमेनन होता है उसको आप बोलते हो फोटोपीरियडिज्म। इसके बारे में सब कोई जानते हैं, राइट? और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी से कि जो लाइट होता है वो सबसे पहले लीव्स पे जाके गिरता है, और लीव्स में आपका एक हार्मोन इंड्यूस होता है जिसे बोलते हैं फ्लोरिजन। और ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है ये फाइनली कहाँ पे चला जाता है, आपके जो शूट एपेक्स हैं वहाँ जाके, या फिर आपके जो बर्ड्स होते हैं उनको इंड्यूस करता है फ्लावरिंग के लिए। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट था, आपका आंसर था सेकंड। ओके, और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो था नॉलेज से आप इसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन एक और तरीका क्या हो सकता था, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। किस तरह से? ऑप्शन नंबर 4 कभी हो नहीं सकता। इस ऑप्शन को जो बच्चा टिक किया होगा वो बेवकूफ़ ही होगा। ओके, लेटरल बर्ड्स कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लेटरल बर्ड्स को का फोटो पीरियडिज्म से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, इंडक्शन में उसका कोई रोल नहीं है। आपको अगर कंफ्यूज होना था तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन पे और सेकंड ऑप्शन पे, जो कि इसमें से एक कॉन्सेप्ट आपको अगर याद होता कि ये सबसे पहले लीव्स को इंड्यूस करता है और लीव्स से फ्लोरिजन शूट एपेक्स को जाके इसको जो फ्लावरिंग फेनोमेनन है उसको इंड्यूस करता है। ये एक कॉन्सेप्ट से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो दोनों सेक्शन को आपको देखना होता है, राइट? दोनों कॉलम मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे आसान मिलेंगे आपको। किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है आपके हार्मोन से लिया गया है। मोस्टली आप लोग इंसुलिन हार्मोन के बारे में जानते होंगे, ग्रोथ हार्मोन के बारे में जानते होंगे।
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये जितने भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इसमें से आप चेक करो कौन से सीरीज़ में, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास 4 सीरीज़ है और ये 4 सीरीज़ में ऐसे कौन से सीरीज़ हैं जहाँ पे कि ज़्यादा वैरायटी के आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो V है, 2 है, फिर से 5 है, फिर से 2 है, राइट। इसमें से 2 5 के ऑप्शन हैं, 2 सेकंड वाले ऑप्शन हैं। तो आइदर अगर होता तो अदर ए के साथ 5 आंसर होता या फिर ए के साथ सेकंड आंसर होगा, राइट। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो हम जानते हैं कि ए में इंसुलिन लिखा है और इंसुलिन हमेशा डायबिटीज़ में यूज़ होता है, राइट। तो ये तो ऑप्शन गया 5th। तो ये पहला वाला ये 5th हो सकता है या फिर ये हो सकता है 4th ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन तो होने से रहा। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं दूसरा आपके 50-50 वाले ऑप्शंस कहाँ पे प्रेजेंट हैं। जैसे कि सी में देखो, सी सेक्शन में यहाँ पे 2 फर्स्ट के लिए ऑप्शन है, 2 सेकंड के साथ ऑप्शन है। तो सी को चेक कर लेते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स ये सबसे आसान था क्योंकि कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होता है वो हमारे किडनी से प्रोड्यूस होता है, राइट। तो किडनी के जो सेक्शंस होते हैं, किडनी में जो हमारा ग्लैंड प्रेजेंट है, ओके, उससे सिक्रीट होता है और वो एडिशंस डिजीज़ कॉज करता है। अगर आपको ये ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता तो आप किस तरह से जा सकते थे, क्योंकि आपने पहले फर्स्ट और जो 4th ऑप्शन है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि आइदर होता तो फर्स्ट ऑप्शन होता या फिर होता तो 4th ऑप्शन होता। तो इसमें से आइदर आपका, अगर आपको पता नहीं है, ओके, अगर आपको पता नहीं है कि कॉर्टिकॉइड्स एडिशन डिजीज़ कॉज करता है, ओके, कॉर्टिकॉइड्स की वजह से एडिशन डिजीज़ होता है, तो आप दूसरे ऑप्शंस को कैसे देखते, ऑप्शन नंबर, ऐसे ऑप्शंस को देखो जो कि फर्स्ट और सेकंड में दोनों अलग अलग हों। जैसे कि इसमें देखते हैं, ये डी सेक्शन में देखते हैं, डी कॉलम में चेक करते हैं कि क्या है। फर्स्ट में डी कॉलम में देखें तो यहाँ पे 3rd दिया गया है और 4th में अगर देखें तो फर्स्ट दिया गया है। तो डी को चेक कर लो, क्योंकि अगर डी आपका सॉल्व हो गया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अगर डी को देखेंगे तो डी में ग्रोथ हार्मोन दिया है और ग्रोथ हार्मोन हम जानते हैं कि ये एक्रोमेगली कॉज करता है, ये आपको पता ही होगा। ओके, तो इसी तरह से आप इस ऑप्शन को ईजिली 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, लेस देन 1 मिनट, आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपके आर्टिफिशियल किडनी के बारे में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, उसमें ये दिया गया था कि अगर आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हीमोडायलिसिस के टाइम पे जो आर्टिफिशियल किडनी यूज़ होता है उसमें ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपसे पूछा गया था। तो जैसे कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ होगा, बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ होगा, तो सबसे पहले कोशिश करने को उनमें से छोटे सेंटेंस जो है उसको पकड़ो। सेंटेंस को पकड़ने से पहले सबसे पहले ऑप्शंस ज़रूर देख लेना कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को, राइट। ऑप्शंस देख लिया आपने, ओके, सी डी है, ए डी है, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले आप चेक करो कि अप्रोप्रिएट पूछा है या फिर इनअप्रोप्रिएट पूछा है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो सबसे बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं। यहाँ पे अप्रोप्रिएट लिखा है, बोल्ड में लिखा है, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में इसको इनअप्रोप्रिएट पढ़ने लग जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आपने अप्रोप्रिएट देखा कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको ढूंढ लेते हैं। ओके, उसको रीड करना जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पे छोटा वाला क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा डी है, रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। हीमोडायलिसिस में, ओके, अगर हीमोडायलिसिस हो रहा है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि किडनी इफेक्ट हुआ होगा भाई। किडनी अगर इफेक्ट हुआ है तो हम जानते हैं किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, और ये जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है आपका, ये आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करता है, एनहांस करता है। तो अगर किसी वजह से किडनी का फंक्शन कम हो रहा है तो डेफिनेटली एरिथ्रोपोइटिन भी कम होगा। अगर एरिथ्रोपोइटिन कम होगा तो आरबीसी भी कम होने वाला है, राइट। इसके लिए ये ऑप्शन तो हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी अप्रोप्रिएट है। अब ढूंढो अब ऑप्शन नंबर डी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड में ऑप्शन नंबर डी के बारे में दिया हुआ है। अब बचा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी। ओके, ये अप्रोप्रिएट कंडीशन है कि नहीं है। अगर हीमोडायलिसिस हो रहा है,
राइट। अगर हीमोडायलिसिस हो रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। अगर ये रिमूव कर रहे हैं तो बॉडी से ही तो रिमूव कर रहे हैं, तो बॉडी में वो कभी भी एक्यूमुलेट होगा क्या, बिल्डअप होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो अगर ये बिल्डअप नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट है। अगर ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है तो ये ऑप्शन तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो हमारा गया, ओके, डी करेक्ट है बट ए इनकरेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो कभी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन भी था, ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहेंगे कि भाई एक ऑप्शन आ गया था जो कि हमारे एनसीईआरटी के बाहर था, हमारे नॉलेज के बाहर था, हमने उसको रीड नहीं किया था, इसी वजह से हमें वो नहीं आया एग्ज़ाम में। लेकिन आप बिना उतना ज़्यादा नॉलेज गेन किए भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, वो भी करेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो आपको घबराना नहीं है, आपका जो अप्रोच है, आपका जो एटीट्यूड है वो प्रॉपर होना चाहिए हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में जो जनरली इन्वर्टेड होते हैं। भाई अगर इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इन्वर्टेड अगर हैं, तो इस तरह का शेप बनेगा और नीचे जो रहेगा क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। और आपसे पूछा क्या है कि बायोमास के, आपसे पूछा क्या है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा सेंटेंस चेक करो, फोर्थ वाला है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ये एक बेसिक स्टेटमेंट है जो जब से आपका इकोलॉजी स्टार्ट हुआ है तब से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे होंगे। ये जो हमारा 10% लॉ है उसके ऊपर बेस्ड है। एनर्जी ऑफ पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, राइट। तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ये तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। एनर्जी पिरामिड ये हमेशा अपराइट होगा, ओके। हमें इन्वर्टेड वाला ढूंढना है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं पिरामिड, बाकी जितने भी हैं, ओके। बायोमास, बायोमास का पिरामिड सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि फॉरेस्ट का बायोमास पूछा है। फॉरेस्ट के बायोमास के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से जो प्रोड्यूसर होंगे फॉरेस्ट में वो ट्रीज़ होंगे, राइट। अगर ट्री हैं तो फिर उनका बायोमास भी ज़्यादा होगा। उनका अगर बायोमास के बारे में बात करें तो बायोमास आइदर उनके नंबर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर भी ज़्यादा हुए तो भी अगर उनके बॉडी साइज़ छोटा हुआ तो क्या होगा, बायोमास कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए फॉरेस्ट तो काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब उनके अंदर जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे, तो उनका जो बायोमास होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा अगर हुआ बायोमास तो डेफिनेटली ये जो बेस है ये ब्रॉड आएगा पिरामिड का, राइट। नेक्स्ट आपका सेकंड ऑप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। अगर सी के बारे में देखें तो सी का प्रोड्यूसर कौन होता है, क्योंकि हम जब पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं तो नीचे जो बेस में रहेगा वो हमेशा प्रोड्यूसर रहने वाला है। तो सबसे पहले हर चीज़ में आप प्रोड्यूसर को ढूंढो कि प्रोड्यूसर कौन है, ओके। तो यहाँ पे जो सी है, सी में प्रोड्यूसर कौन होते हैं, मोस्टली हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। अगर छोटे हैं तो उनके बायोमास भी क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन, जो कि उनके हिसाब से साइज़ में क्या होंगे, बड़े होते हैं फाइटोप्लैंक्टन के अकॉर्डिंग। उसको फिर स्मॉल फिश खाएंगे, लार्ज फिश खाएंगे, जिनके की बायोमास, जिनके की साइज़, उनके बॉडी का साइज़ ज़्यादा है तो बायोमास भी उनका काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे कुछ बेसिक नॉलेज से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है आपके सामने, ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ओके। ये फैक्ट बेस्ड था, तो अगर कुछ फैक्ट्स आपको याद हों तो फिर आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आप 12th के बोर्ड में भी आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप बहुत बार इसको पढ़ भी चुके होंगे, याद भी कर चुके होंगे, तो इसको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसमें दिया था क्वेश्चन में हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ऐसा कौन सा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो कि हार्मोन रिलीज़ करता है, ओके। तो उसमें से आपको ढूंढना था जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ईजिली आप इसको मेमोराइज करके भी सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 51 जो था ये भी आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में डायरेक्टली इसको लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ के बारे में आपको पूछा है, ट्राइपाल्मिटीन के बारे में, ओके। ट्राइपाल्मिटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 0.7 होता है। ये आपको याद होगा क्योंकि ये कंप्लीटली एनसीईआरटी में बोर्ड में इसको लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो देख लेते हैं। इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, इसमें दिया गया है कि कौन से स्टेटमेंट है इसके अंदर जो कि इनकरेक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगेन हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। ओके, क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट के बारे में। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स मुझे सेम लेंथ के नज़र आ रहे हैं, तो मैं फर्स्ट को सबसे पहले उठाती हूँ। इनकरेक्ट पूछा है। पहला वाला क्या पूछा है, पहला वाला ऑप्शन में क्या है, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग। इनर मेम्ब्रेन हम जानते हैं कि इस तरह से क्या होते हैं, उसमें फोल्डिंग्स होते हैं, राइट, इस तरह के फोल्डिंग होंगे, और ये जो होगा ये आउटर मेम्ब्रेन होगा। ये ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। अरे अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस रेप्लिकेट कर सकता है ये, तो फिर इसके जो डीएनए है, सॉरी, इसका जो डीएनए है वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता है, और ये खुद सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये खुद अगर रेप्लिकेट कर सकता है तो डीएनए तो डेफिनेटली होना है, राइट, सर्कुलर डीएनए तो होना ही है इसके अंदर। हम जानते हैं 2 ही तो सेल ऑर्गेनेल है जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है, एक तो होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, थर्ड क्या दिया है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। भाई आउटर मेम्ब्रेन तो परमिएबल होगा मोस्ट ऑफ द चीज़ के लिए, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट सेंटेंस में बोला गया है। डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनेल हो जिसका कि डबल मेम्ब्रेन हो, तो फिर उसका जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है वो मोस्टली ज़्यादा परमिएबल होता है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट, आप ये टिक कर सकते हो अगर तीनों आप कंफर्म हो तो। ओके, और अगर आप रीड करोगे तो अननेसेसरीली आप अपना टाइम ही वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया कि पहले के जो 3 ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, देखो कि इनमें से कौन सा जो है बायो कंट्रोल एजेंट के अकॉर्डिंग प्लांट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए काम आता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि प्लांट डिजीज़ेस को वो क्या कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो देखो, हम एनाबेना के बारे में क्या जानते हैं, एनाबेना और क्लोरेला, क्लोरेला के बारे में हम जानते हैं ये सब ब्लू ग्रीन अलगीज होते हैं, राइट। और लैक्टोबैसिलस के बारे में अगर बात करें, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मिल्क से कर्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये छोटा सा नॉलेज आपको चाहिए था ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। लैक्टोबैसिलस अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता, पहला बात। उसके बाद क्लोरेला एंड एनाबेना, ये दोनों का तो बायो कंट्रोल एजेंट में कोई काम ही नहीं है, एनाबेना और क्लोरेला का। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना काम करेंगे भाई। इनका बायो कंट्रोल एजेंट होने का कोई भी है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, ट्राइकोडर्मा। और अगर आपने थोड़ा भी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फोरम का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। ओके, तो आपका कौन सा इनमें से बायो कंट्रोल एजेंट के हिसाब से यूज़ हो सकता है, आपका ट्राइकोडर्मा यूज़ हो सकता है। 54th क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है। अब कॉमन सी बात है, जाइलम को हम मानते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स को तो वो ट्रांसलोकेट करेगा ही करेगा, ये हम जानते हैं। ओके, उसके बाद सम ऑर्गेनिक सॉल्ट को भी करता है, ये भी दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट को करता है और कुछ हार्मोन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये बेसिक चीज़ है। अगर इतना भी पता नहीं होता आपको तो जनरली क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस को अगर हम लोग रीड करते हैं तो ये जो ओनली लिखा गया है, ओके, देखो यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ, अगर ऑप्शन नंबर 1 पे देखें तो क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और को वो ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकता, वो बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, बोल रहा है वाटर ओनली, सिर्फ और सिर्फ वाटर को करेगा। क्या ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा, वाटर को सिर्फ नहीं करता। हम ये बेसिक नॉलेज है, हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर और मिनरल दोनों को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल को ही ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली ये सेंटेंसेस रॉन्ग होते हैं। मोस्टली, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ये हमेशा ऐसा होंगे, लेकिन जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख लो, एग्जामिनर क्या करना चाहता है कि बच्चों को थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़ कराना चाहता है। भाई बच्चा अब सोचेगा कि सिर्फ और सिर्फ इसको करता है क्या ट्रांसपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऐसा बच्चा ज़्यादा सोचने लगेगा।
ओके ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम ये यूज़ होते हैं। तो इसको इस तरह से आप बेसिक कुछ मतलब कॉमन सेंस यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक करोगे। ओके तो जाइलम ट्रांसलोकेट किसको करेगा, वाटर को करेगा, मिनरल्स को करेगा, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स को भी करता है और कुछ हार्मोन्स का भी ट्रांसलोकेशन होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। ये क्या पूछा है यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जो हम लोग एंजाइम्स को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो कौन से इक्विपमेंट यूज़ करके उसको लार्ज अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास 4 ऑप्शन प्रेजेंट है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा आपका तो स्लज डाइजेस्टर में तो कभी भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते ही नहीं हैं। इसमें चेक क्या करना है आपको कि देखना है चारों ऑप्शन में से कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है कहाँ पे हो सकता है। भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लज डाइजेस्टर में तो करेंगे नहीं। ओके क्योंकि ये जो होता है स्लज डाइजेस्टर, आप लोग जानते हो कि आप लोग वाटर का ट्रीटमेंट जब करते हैं, राइट, वाटर ट्रीटमेंट के वक्त ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है बीओडी इंक्यूबेटर। नाम से क्या पता चल रहा है कि ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ये अपना जो है रिलेशन रख रहा होगा, राइट। बीओडी इंक्यूबेटर अगर है तो बीओडी में जाके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम जब एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं तब क्यों ज़रूरत होगी, हम एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, एंजाइम प्रोडक्शन हमें कराना है तो भाई बीओडी की क्यों ज़रूरत होने वाली है वहाँ पे, राइट। क्योंकि बीओडी हम कहाँ पे चेक करते हैं, पोल्यूशन के टाइम चेक करते हैं। कोई वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है, कम पोल्यूटेड है, हम उस केस में बीओडी का यूज़ करते हैं, हम एंजाइम प्रोडक्शन में तो नहीं करते बीओडी का यूज़। ओके तो फिर बीओडी इंक्यूबेटर भी होने वाला नहीं था। उसके बाद क्या था, इंडस्ट्रियल ओवन या फिर आपका था बायो रिएक्टर। इंडस्ट्रियल ओवन तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल ओवन मतलब एक पर्टिकुलर कंटेनर होगा जहाँ पे कि छोटा मोटा आपका जो है हीट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन आपका ऑप्शन होगा सेकंड बायो रिएक्टर। आपने अगर थोड़ा सा भी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस वाला चैप्टर देखा होगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसके जो लास्ट पार्ट है उसमें बायो रिएक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। आप जब 12th में पढ़ते हो तब भी बायो रिएक्टर के दोनों डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं 12th बोर्ड के लिए, राइट। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है अगर थोड़ा सा भी आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आया था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से, जो कि बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये थोड़ा अगर किसी को हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पता नहीं होता तब जाके ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में तो डेफिनेटली आप इसको अटैम्प्ट लो। ये क्वेश्चन 4 नंबर आपको देके जाएगा, श्योर शॉट देके जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है देखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए जो कि डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते हैं, उसका पी लिखा जाता है। पी अगर 0.4 है, ओके, तो क्यू कितना होगा, 1 माइनस पी होता है। तो अगर 1 माइनस 0.4 करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाला है 0.6। तो 0.6 हो गया हमारा क्यू का वैल्यू। हमारे पास पी मिल गया, क्यू मिल गया। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है उसमें पी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये कंडीशन होगा होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। तो पी स्क्वायर निकालो, इसमें क्या दिया है पी हमारे पास क्या था 0.4। तो 0.4 का अगर होल स्क्वायर हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.16। ओके तो उसके बाद हमें क्यू स्क्वायर करना है। क्यू स्क्वायर, क्यू 0.6 था, ओके, और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.36। और ये आ गया हमारा क्यू क्या होता है, रिसेसिव एलील के फ्रीक्वेंसी होते हैं, ओके, जो कि हमारे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो आ गया 0.36। उसके बाद जब हम हेटेरोजाइगस कंडीशन का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, उसका निकालते हैं 2pq, राइट। 2pq, 2 हमारा 2 मल्टीप्लाइड p है हमारे पास 0.4, q है हमारे पास 0.6। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 0.24 और फाइनली आपके पास आ जाएगा 0.48। ओके तो ये था आपका तीनों आंसर। इसको सबसे पहले निकाल लेना है, उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको हार्डली 30 सेकेंड लगना चाहिए, ओके, सॉल्व करने के लिए। 30 सेकेंड के अंदर ही डेफिनेटली हो जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में। ओके तो इसमें ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए जो एलील है उसका फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुका था 0. यहाँ पे
0.16 मिला था। ओके, तो 0.16 हमारे पास 1 2 3 ऑप्शन में है, राइट। ये हमारे पास 3 ऑप्शन में है। उसके बाद हमें मिला था जो हेटेरोजाइगस था, हेटेरोजाइगस हमें 0.48 मिला है। तो ढूंढते हैं 0.48 कहाँ है। यहाँ पे 0.48 दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे है जो कि हमने पहले से ही इसको एलिमिनेट करके रखा था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए था कि हार्डी-वेनवर्थ प्रिंसिपल आपको आता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को पढ़ो तो थोड़ा सा उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से पढ़ो। तो आप लोग जब इस पर्टिकुलर चैप्टर को डील कर रहे होगे, इवोल्यूशन को पढ़ रहे होगे, तो उसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको कवर करने होते हैं। सारे चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं डेफिनेटली एनसीईआरटी से हर जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन रिपीटेडली जिस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता ही नहीं है या फिर बहुत ही रेयरली पूछता है वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ये 57 का जो क्वेश्चन है ये भी आपको जो बेसिक नॉलेज है उससे ये सॉल्व हो सकता था। इसमें पूछा है कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं। ये पूछा गया था आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से। ये किस तरह से हम लोग ये पूछा गया था, हाँ, जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक में जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है या फिर हम जब कोई डीएनए का या जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उससे हम लोग सीक्वेंसिंग जब करते हैं, राइट। सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, हमारे होल डीएनए जो प्रेजेंट है होल डीएनए से सीक्वेंसिंग किस तरह से हो रहा है उससे ये क्वेश्चन लिया गया था। हम दो तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आइदर हम लोग होल जीनोम को सीक्वेंस कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डीएनए के रीजन को हम सीक्वेंस कर सकते हैं जिससे कि प्रोटीन बनता हो, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्टली आया था कि डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है डेफिनेटली वही आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। ओके, मतलब डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ वही रीज़न को अगर हम सीक्वेंस करते हैं तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ये आपके बेसिक नॉलेज से ही होता। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो बेटर है कि आप इस क्वेश्चन को लीव करें। ओके, इस क्वेश्चन को अननेसेसरीली फालतू का आपको तुक्का मार के अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें नेगेटिव मार्किंग कर सकते हो, -1 हो सकता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 58 जो है ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके पास अगर नॉलेज है, आपने अगर एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ रखा है तब जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के हिसाब से इसको पढ़ा है ना तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला था, क्योंकि ये चारों ही आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आते हैं। लेकिन इनमें से एक डिजीज़ ऐसा है जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, बाकी डिजीज़ जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल है। तो आप जब भी एनसीईआरटी को पढ़ो तो हर एक लाइन को समझो कि उसने क्या बोला है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी तब ही सब सॉल्व होता जब आपको बेसिक नॉलेज होता। ये था आंसर 1 जो कि जेनेटल हर्पीस होता है जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं और ये है डीएनए प्रेसिपिटेशन। डीएनए का जब हम लोग प्रेसिपिटेशन करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के मिक्सचर से, ओके, तब हम जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब में इस तरह से लिया हुआ है। एनसीईआरटी में आपके डायग्राम भी दिया होगा स्पूलिंग का। तो ये जब हम लोग डीएनए को निकालते हैं इसको हमें क्या करना होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल हमें यूज़ करना है जो कि इसको प्रेसिपिटेट कर दे। प्रेसिपिटेट कब होता है सब्सटेंस, जब वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में इनसॉल्युबल हो। तो हमें यहाँ पे ये ढूंढना है भाई कि ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जहाँ पे कि ये हमारा डीएनए जो है वो इनसॉल्युबल होगा। और ये चिल्ड इथेनॉल है, ये डायरेक्टली आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर 4 होगा। ये आपके नॉलेज से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। ये आप तुक्का मार के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, या फिर इसको आप जो कॉमन सेंस का मेथड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑप्शंस किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, आप अपने लेवल पे 12th लेवल पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा सा रीड करना होता है इसमें। आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें ये बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपसे पूछा है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ओके, जब ग्राफ्ट का रिजेक्शन होता है, कोई भी ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट का जब रिजेक्शन होगा तब कैसे होता है, कौन से ऐसे इम्यून सिस्टम है, कौन सा ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में यूज़ होता है। इसमें देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट लाइन ही है एनसीईआरटी का कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में यूज़ होते हैं।
एक बार भी पढ़ लिए हो एनसीईआरटी तो ये तो आना ही था। लेकिन देख लेते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो था आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है। भाई ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो रहा है तो ग्राफ्ट खुद दूसरा किसी ऑर्गेनिज्म का या फिर दूसरा किसी इंडिविजुअल का एक टिश्यू होगा जो कि हमारे बॉडी में आया होगा। ओके, तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स वो होते हैं जो कि जब कि खुद के बॉडी के सेल्स या फिर खुद के बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के जो सेल्फ सेल्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन तो होना ही नहीं था क्योंकि हमारा जो टिश्यू है वो बाहर से लिया गया है, राइट। उसके बाद था इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स। कभी पढ़ा है ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम में कि इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से कभी हो सकता है, ये तो कभी होना ही नहीं था। तो बचा हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन तब होता है जब बाहर से कोई एंटीजन आया, ओके, और बी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज किए और बी सेल रिकॉग्नाइज करने के बाद ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किए हैं। यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन में हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स यूज़ होता है और हम बोल सकते हैं कि ये टी सेल्स यूज़ होते हैं। टी हेल्पर सेल्स हो गए, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हो गए, वो लोग क्या करते हैं कि इनके जो सरफेस होते हैं, ओके, सेल के जो सरफेस होते हैं वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल में थोड़ा डिफरेंट होगा, HLA मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। तो उनको ये क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको ग्राफ्ट में जब हम यूज़ करते हैं होते हैं दूसरे किसी इंडिविजुअल का टिश्यू, तो उस टाइम जो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो इनको रिजेक्ट कर देंगे हमारे बॉडी के अंदर। ओके, ये भी आपके पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप सॉल्व कर सकते थे। और अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते थे। और अगर आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है उसको भी एलिमिनेट कर पाते। नेक्स्ट है वेरिएशन के बारे में दिया हुआ है, वेरिएशन और म्यूटेशन के बारे में दिया है। ये जो म्यूटेशन है हम जानते हैं म्यूटेशन क्या होते हैं। अगर किसी डीएनए में, ये मान लेते हैं कि डीएनए का एक सीक्वेंस है, यहाँ पे कोई डिलीशन होता है, किसी बेस का इंसर्शन होता है, या फिर एक बहुत बड़ा क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो रिकम्बिनेशन हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है, ट्रांसपोजोन भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, कुछ चेंजेस हैं, राइट। तो ये चेंजेस क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी बेस का हमने एडिशन किया, ओके, किसी बेस का हम मान लो एडिशन हो गया, म्यूटेशन हुआ, कुछ भी हो सकता है ना, डिलीशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो इस केस में क्या हम बता सकते हैं कि इससे जो प्रोटीन्स निकल के आएंगे या फिर इसका जो रिजल्ट होगा ये म्यूटेशन का, ये हम कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कुछ बता सकते हैं? मतलब ये अच्छा हो सकता है या फिर ये बुरा हो सकता है, ये म्यूटेशन हार्मफुल हो सकता है, लीथल हो सकता है, हम तो कुछ भी नहीं बता सकते भाई। तो फिर ये क्या हो गया, ये तो डायरेक्शनलेस हो गया। तो अगर डायरेक्शन लेस हो गया ये दोनों ऑप्शन अगर सही होने वाले हैं तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है ये स्मॉल होते हैं या रैंडम होते हैं। ह्यूगो डी व्राइस जब म्यूटेशन के बारे में बात की तो उन्होंने कम्प्लीटली मतलब साफ साफ बोल दिया था कि भाई ये रैंडम होते हैं म्यूटेशंस। ओके, ये म्यूटेशंस जो होंगे रैंडम होंगे, ये कहीं भी हो सकते हैं म्यूटेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीएनए का एक ही पर्टिकुलर पार्ट हो जहाँ पे कि म्यूटेशन कंटिन्यूसली होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो म्यूटेशंस होते हैं कभी कभी क्रोमोसोम्स के लार्जर सेगमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये म्यूटेशंस लार्जर भी हो सकते हैं। ओके, तो ये जो स्मॉल वाला ऑप्शन था ये आपको ये रॉन्ग हो जाता। तो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 जो कि लाइसोसोम के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है भाई कि नॉट पूछा है। ओके, इसमें क्या दिया है कि यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो आपको सबसे छोटा सेंटेंस ढूंढ लो यहाँ पे। ओके, अगर छोटा सेंटेंस नहीं मिल रहा तो पहले ऑप्शन से ही स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या दिया है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डेफिनेटली ये मेम्ब्रेन बाउंड है, राइट, हम जानते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में देखो, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोला है कि ईआर से लाइसोसोम बनता है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो ईआर से लाइसोसोम डायरेक्टली नहीं बनता, जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं वहाँ से क्या होता है, लाइसोसोम्स बनते हैं। अगर ये ऑप्शंस के बारे में आप श्योर नहीं हो तो आगे बढ़ते चलो। क्या दिया है, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक तो होते हैं भाई। उसके बाद क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, पीएच भी एसिडिक होता है। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो वो लोग एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसके बारे में आपको पता है, आपको डाउट है या फिर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो ऑप्शन नंबर 2 में कन्फ्यूजन था। और ऑप्शन नंबर 1 और 3 4 में अगर आप कंप्लीटली श्योर हैं तो ऑप्शन नंबर 2 ईजिली टिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है
उससे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये आपके एनसीईआरटी में नहीं भी दिया है तब भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक सेंटेंस जो होता है वो आपको पता हो। अगर बाकी 3 सेंटेंस आपको पता हो ना, कन्फर्म हो उसके बारे में, तो फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप ही रिजेक्ट होने वाले हैं, राइट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, एक बेसिक क्वेश्चन से लिया गया था। इसमें देखो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में सबसे पहले देख लेते हैं कि ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। ईस्ट जो होते हैं भाई ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होंगे, और अगर ये सिंगल सेल्ड हुए तो ये फिलामेंटस नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाना था। अगर आपको इमीडिएटली इस पर नज़र पड़ता है तो ये आप क्लिक कर सकते हो इमीडिएटली। उसके बाद देखो, अगर ये देखते हैं, ये दोनों ऑप्शन के बारे में अगर देखते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, ये तो हमें पता है, डायरेक्टली लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 पे जाते हैं कि क्लेविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। क्लेविसेप एलएसडी एंड एल्कलॉइड्स के लिए यूज़ होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो सोर्स हैं वो सोर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है तब भी आपको ये पता है कि जो ईस्ट होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, ओके। ये यूनिसेल्युलर होते हैं तो ये फिलामेंटस शो नहीं करते, फिलामेंटस बॉडीज़ नहीं होता इनका, तो ये ऑप्शन आप वैसे ही इनकरेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 एंड क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये तो डिजीज़ का सबसे बेसिक क्वेश्चन माना जाता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन आपको पूछ लिया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से। इसने क्या पूछा कि करेक्ट पेयर कौन सा होता है। अगर करेक्ट पेयर के बारे में हम देखने का कोशिश करते हैं, इसने पूछा है टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड के बारे में अगर बैक्टीरिया के नाम आपको नहीं भी पता होगा तो भी ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो डिजीज़ होते हैं उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके नाम जो होते हैं वो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी शो करता है। जैसे कि यहाँ पे है आपका साल्मोनेला टाइफी, तो डेफिनेटली ये टाइफॉइड कॉज कर रहा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नेम होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो ये दोनों करेक्ट होने थे। प्लाज्मोडियम वाइवक्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत याद हो तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 कभी नहीं होना था। ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि आपका न्यूमोनिया कॉज करता है, जो कि नहीं होना था। बाकी है टेस्ट के बारे में दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि आपका वाइडल टेस्ट से जो टाइफॉइड फीवर है उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो आपको अभी तक ये पता चल चुका होगा कि एनसीईआरटी के जो हर एक लाइन है उसमें से उठ के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आपको हर एक लाइन को पढ़ना है अच्छे से। उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लें, ओके। तो एनालिसिस से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे मूव कर लेते हैं, देख लेते हैं इसने क्या बोला है। यहाँ पे आपको एक डिसऑर्डर के बारे में बोला गया है जहाँ पे कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट शो कर लेते हैं, गायनेकोमेस्टिया होता है मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एंड वो स्टेराइल होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी कहाँ से एनसीईआरटी से उठ के आया है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका 4 है। अगर आपने इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा है तो सबसे लास्ट में इसी डिजीज़ के बारे में बात किया गया है। ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी शो करता है इसमें, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर एक्स जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, XXY कंडीशन आ जाता है, जिसके वजह से कि जो फीमेल होती हैं वो आपके जो मेल होते हैं उनमें डेवलपमेंट मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा ओवरऑल, लेकिन उनमें ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट होने लगता है और वो स्टेराइल नेचर के हो जाते हैं। अभी तक हमने जितना भी चीज़ डिस्कस कर लिया उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑलमोस्ट 98% क्वेश्चन आपके जो होंगे वो आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन से आप पाओगे, ओके। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो डेफिनेटली आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा नहीं ध्यान देना है। और अगर जिन बच्चों को लगता है कि भाई मेरा प्रिपरेशन उतना सही नहीं है, वो बच्चे भी यहाँ पे मैंने जो ट्रिक्स बताए हैं, कुछ ट्रिक्स बताए हैं, कुछ टिप्स बताए हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने का कुछ तरीका बताया है, उसको यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ अटैम्प्ट्स ले सकते हो आप। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगे ऑप्शंस और जो भी आपके सामने ऑप्शंस हो तो फिर आप उसको क्लिक ना करें, बेहतर यही है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते किसी ऑप्शन के बारे में तब तक आप क्लिक ना करें, ओके। तो होप कि ये लेक्चर जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो फिर आप डेफिनेटली इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आगे चल के आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे नीट के, हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। और मेरा जो चैनल है उसमें भी आप लोगों को जो कंटेंट्स है 11th एंड 12th का उसके बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।
होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा जाए, आप लोग बहुत अच्छा करो एग्ज़ाम में। थैंक यू।